हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज है 15 अगस्त 2020 और आज है स्वतंत्रता दिवस। सभी स्टूडेंट को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक नई क्लास आ चुकी है अप्लाइड मैथ थर्ड की, जो कि 2.4 के एग्जाम्पल पर होने वाली है। सबसे पहले प्रश्नावली पे जाने से पहले रैखिक समीकरण ये सब चीजें समझ लो, क्योंकि ये जरूरी है बहुत। हालांकि क्वेश्चंस को डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लो, 2-3 मिनट लगेंगे। इसको मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए दोस्त, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सब वीडियो को नहीं कहता हूँ, इस वीडियो के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यह थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जो हमारे दोस्त मतलब बेसिक लेवल के हैं, वो अगर इसको नहीं देखते अंत तक ना, तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। देखिए, हमने आपको बताया था मतलब 5x1 2x1 इस तरीके से करके कुछ बराबर 5 होता था। तो उसी तरीके से a11 इस तरीके से एक मतलब आपका समीकरण था, समझ लो, जो कि कहा जा रहा है यन अज्ञात राशियों में यम समीकरण है। देख सकते हो यम तक गए हैं, यन अज्ञात राशियां हैं। तो देखो क्या कहा, मतलब इस तरीके से यन बढ़ रहा है, नीचे यम बढ़ रहा है, तो 2-3 तक होता है। अब ये एग्जाम्पल देखो समझोगे। तो रैखिक समीकरण निकाय यही कहलाता है। इनको हम क्या करते हैं, आव्यूह रूप में लिखते हैं। अभी संगत असंगत आएगा तो उसको समझना। इसको देखो आव्यूह रूप में लिखोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखो आव्यूह रूप में आपने लिख दिया, तो गाइस देखो इसे ax इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं। तो समझ में आया, बिल्कुल सही। अब देखो दोस्त, यहां पे यदि इस समीकरण में मतलब ये जो निकाय आपका बनाना, इस निकाय समीकरण में ax इक्वल टू बी है, जो कि आव्यूह रूप है, में अगर b जीरो हो गया दोस्त, मतलब b क्या, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये सब जीरो हो जाए, पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं समघात रेखी समीकरण निकाय। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। दूसरा ध्यान देना, दूसरा क्या स्टेप है, बी जीरो नहीं हो। बी जीरो नहीं का मतलब क्या, 203 या 235 इस तरीके से आ जाए कुछ यहाँ पे बी की वैल्यू, तो उसको बोलेंगे असमघात रेखी समीकरण निकाय, यानी क्या बोलेंगे, सिस्टम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। एक एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये देखो एग्जांपल दिया था, मतलब एक इक्वेशन 3 था दिया था, इसको हमने क्या किया, आव्यूह रूप में लिख लिया। तो देखो b की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यह असमघात रेखी समीकरण है। उसी तरीके से एक इक्वेशन ये भी दिया था, इसको हमने आव्यूह रूप में लिखा, तो यह देखो क्या है कि इधर जीरो सब आ गया, तो इसको बोलेंगे समघात रेखी समीकरण निकाय ए है। तो दोनों में समझ गए, पूरा जीरो बी तो असमघात रेखी समीकरण, बी मतलब एक सेकेंड, बी जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको असमघात, और बी जीरो हो गया तो समघात। समझ में आया, बहुत सही। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो ए क्या होता है, अगर जो ए वाली देखो ax इक्वल टू बी था ना, जो ए वाली होती है इसको बोलते हैं, देखो गुणांक आप भी बोलते हैं, यहां से इसको गुणांक आप भी बोलते हैं। और देखो इसको लिख करके ध्यान देना, इसको लिख करके अगर मैं क्या करूं कि यहां से इन दोनों तो सेम ही है, अगर मैं इसको लिख करके यहां से ए की वैल्यू और रेशियो में बी की वैल्यू लगाऊं, ठीक है, इस तरीके से देखो 5 6 7 को इस तरीके से लगा दूं, इसको संवर्धित आप भी मतलब एग्रीगेटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, जबकि गुणांक आप भी को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये दोनों याद कर लो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे पूरी प्रश्नावली इन्हीं दोनों पर बेस्ड होने वाली, कुछ नहीं, यही सब होगा। एक चीज और देखो, नई चीज है कि रैखिक समीकरण निकाय है, जिसमें संगतता असंगतता एवं उनके हल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि संगत रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ये देखिए, यदि कोई समीकरण निकाय है, उसके एक या एक से ज्यादा हल हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हल है, तो उसे संगत रैखिक समीकरण बोला जाता है। जैसे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर बात करें तो इसका हल यूनिक होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी। कैसे, जैसे इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 4 12 आ जाएगा, और यहाँ से 2x मतलब x इक्वल 6 आ जाएगा, तो 6 जो आया एक यूनिक वैल्यू आएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे में क्या है, देखो x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x 9, दोनों इक्वेशन सेम है, 3 से भाग कर दोगे दोनों सेम है, तो इसका हल क्या होगा, अनंत इसका हल होगा। मतलब जितनी वैल्यू रखोगे, के वगैरह थोड़ा मानते हैं, अभी आगे बताएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी आगे यहाँ पे हम बता मतलब अनंत हल हो जाएंगे, ढेर सारे उत्तर आएंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखिए क्या होते हैं। आगे आपको मिलेंगे असंगत रैखिक समीकरण। असंगत रैखिक समीकरण कहते हैं ऐसे समीकरण निकाय जिनका कोई हल नहीं होता, असंगत, ठीक है, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका कोई हल ही नहीं है। क्या हल है भाई, कोई हल है, कोई नहीं हल है। तो इस तरीके के कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनका कोई हल नहीं है। जैसे मान लो यही है, इसमें 2 से भाग दे दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11/2 हो जाएगा। दोनों हल करने जाओगे सब कट के खत्म हो जाएंगे, कोई अस्तित्व तो ही नहीं रहेंगे। तो ये होते हैं। एक और चीज है, तीसरी चीज ये है कि रेखिक समीकरणों की संगतता एवं असंगतता की जांच करना सीखें, ये जरूरी है।
असमघाती रेखीय समीकरण क्या होते हैं समझिए। समीकरण निका ax इक्वल टू बी संगत होगा यदि केवल यदि गुणांक आव्यूह मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और संवर्धित आव्यूह दोनों की कोटियां मतलब दोनों की रैंक बराबर हुई। ठीक है, मतलब आप रैंक निकालेंगे, दोनों की रैंक बराबर होगी तो आप बोलोगे भैया यह असमघाती रेखीय समीकरण है। ठीक है, नहीं तो कहोगे नहीं है। तो इस तरीके से अद्वितीय हल होगा तो इसकी कंडीशन यहाँ है, अनंत हल होगा तो इसकी कंडीशन यहाँ पे है, देख सकते हो। दूसरे स्टेप में है समघाती रेखीय समीकरण। समघाती रेखीय समीकरण में क्या होगा, यन अज्ञात राशि वाला समघाती रेखीय समीकरण ax इक्वल टू 0 संगत होगा। कब संगत होगा, संगत होगा कि जब रो ए बराबर इस तरीके से हो जाए। ठीक है, संगत हो जाएगा। और ये क्या था, असंगत हो जाएंगे। अब देखिए यम जो थे, एक बात और ध्यान दो, समझो फिर से। संगत क्या चीजें हैं, अगर दोनों की कोटि समान हुई, रैंक समान हुई तो संगत, नहीं हुआ तो असंगत। यम देखो इस तरीके से, यम समीकरणों की संख्या है और यन अज्ञात राशियों की संख्या, तो उनका हल अद्वितीय होगा। दोनों का जब रैंक बराबर इज इक्वल टू यन मतलब रैंक वो आपकी बराबर हो तथा हल x1 x2 इससे यन तक जो जाएगा 0 से दिया जाता है, जिसे निरर्थक मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि अनंत होंगे यदि दोनों का रैंक बराबर हो, लेकिन r जो होगा वो यन से कम हो तो वह अशून्य हल यानी नॉन ट्रिविजियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को अपने कॉपी पे नोट कर लिया। कहा यह जा रहा है कि इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि समीकरण जो ये 3 समीकरण दिए ये असंगत है। असंगत की कंडीशन हमने यही बताई थी कि अगर देखो ध्यान देना, अगर रो ए जो है ना मतलब इसके गुणांक का जो हम रैंक निकालेंगे, यह क्या होगा, नॉट इक्वल टू रो क्या होगा, ए संवर्धित बी। इस तरीके से यहाँ 3 बिंदु भी लगा सकते हैं या 2 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपका क्या हो जाएगा ना, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो आपका क्या हो जाएगा, यह असंगत समीकरण सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फटाफट से ध्यान से देखना, कुछ पहाड़ा की जरूरत होगी टेबल की, जिसको याद रखना अभी थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे समीकरण को ax इज इक्वल टू बी के रूप में, ax इज इक्वल टू बी के रूप में। ठीक है, रूप में या के रूप में लिखने पर, तो चलिए लिख देते हैं लिखने पर। तो लिखने पर यहाँ पे अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। ए पहले ए की वैल्यू देखो, ए का गुणांक रखो, इन्हीं सब में ए है ना, तो रखते हैं। देखो 1 है -4 है 7 है, तो देखो 1 -4 और यहाँ पे 7 है। जस्ट यहाँ पे बात करूँ देखो 3 है 8 है -2 है। जस्ट उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 है -8 है और प्लस नहीं 26 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से लगा रहे हो 26 ही है। ठीक है, प्लस और का चक्कर कोई नहीं है। इतना हो गया ना। अब देखो आगे क्या करना है, आगे देखो होता है x की वैल्यू रखते हैं, मतलब x यहाँ होता है, यहाँ y होता है, यहाँ z होता है, जो कि बेसिक चीज़ है, हमने पीछे वीडियो लेक्चर में बताया भी था। b की वैल्यू रखेंगे देखो 14 13 5 यानी 14 13 और 5। इस तरीके से गाइस आपका हो जाएगा कि भाई ax इक्वल टू बी रूप में हमने लिख दिया। हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ नए स्टेप्स को। तो देखो इतनी चीज़ हो गई ना, अब यहीं पे आती है बात भाई, जो हम निकालने वाले हैं ना वो हम निकालते हैं यहाँ पे फटाफट से। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, संवर्धित आव्यूह निकालते हैं। संवर्धित आव्यूह क्या होता है, इसलिए देखिए हम निकाल रहे हैं क्या, संवर्धित एग्रीगेटेड मैट्रिक्स निकालना है, संवर्धित आव्यूह। तो संवर्धित आव्यूह पहले होता क्या है ये देख लो। संवर्धित आव्यूह आपका जो होता है ना, ए इस तरीके से रेशियो कर लेते हैं, बी में रहता है, इसको 2 बिंदु या 3 बिंदु से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से कर लेना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, यानी देखो 1 रखेंगे -4 रखेंगे और 7 रखेंगे, 3 रखेंगे 8 रखेंगे -2 रखेंगे और जस्ट यहाँ पे 7 रखेंगे -8 रखेंगे, यहाँ पे 26 रखेंगे। अब देखो इसको बंद नहीं करेंगे गाइस, बंद नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, 1 2 और 3 बिंदु इसके लिए, 1 2 3 बिंदु इसके लिए, 1 2 3 बिंदु इसके लिए। जस्ट उसके बाद हम यहीं पे बी की भी वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे 14 रखेंगे, यहाँ पे 13 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे। जैसे इतना हो जाता है ना, अब क्या करना है हमको, यहाँ से देखना है ना कि इधर यहाँ से लेकर के यानी 1 8 26 के नीचे यानी 3 7 -8 इन तीनों भाई साहब को 0 कर देना है। मतलब क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर देना, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में। जैसे चेंज करोगे इसकी रैंक आपको पता चल जाएगी। तो चलो यार हम लोग संक्रिया करते हैं इसके लिए। तो संक्रिया ही यार बहुत दमदार होने वाली, पहले संक्रिया समझो कैसे करेंगे। जैसे देखो हमें इसको 0 करना है ना, तो हम एक संक्रिया करते हैं R2 के लिए। तो R2 टेंस टू क्या होगा, R2 - 3R1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा R3 टेंस टू R3 - 7R1 हो जाएगा। बस गाइस यही चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो होगा क्या, आगे देखो फटाफट से। अब देखो रेशियो तो चल ही रहा है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, मान लीजिए बराबर करके ले चल रहे हैं। ये देखो यहाँ इतना हो गया ना। अब देखना ध्यान से देखना,
ये कर रहे हैं तो 1 माइनस 4 और 7 और ये जो रेशियो वाला था ना इसको ऐसे रहने दो क्योंकि कोई संक्रिया नहीं है। करेंगे इसमें तो इसमें देखो 3 है और यहाँ से 3 में गुणा करके लाएंगे, जब घटाएंगे तो भाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। -12 माइनस मतलब माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +12 और 8 और 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20 हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे बात करें तो कितने हो जाएंगे -2 रहेंगे, यहाँ पे देखो -2 रहेंगे और यहाँ से जब लाएंगे इसके पास तो 7 तरीक कितने हो जाएंगे 21, -21 और -2 कितने हो जाएंगे -23 हो जाएंगे। माइनस कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। जो आपका रेशियो चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से 3 डॉट का दिखाना। अब यहाँ 13 वाले में भी करेंगे, देखो 14 का 3 बार करेंगे, 14 14 14 48 14 जो भी कर लेना अपना पहाड़ा वाला इधर कर लेते हैं। पहाड़ा तो उतने पता ही नहीं रहते। इस तरीके से 4 3 12 1 3 का 3 और 1 4 तो 42 होता है। ठीक है, तो देखो 42 हो गया। तो 42 में से क्या मतलब 42 होगा हमारा माइनस में, तो 42 में से हम लोग इधर कर लेते हैं। 42 में से हम क्या करते हैं 13 को घटा लेते हैं, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा और इधर बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यानी 29 आ जाएगा। ठीक है, अब मत करना कि यहाँ पे पहाड़ा वहाड़ा नहीं आते, तो ध्यान देना ये सब आगे चल के पहाड़ा वहाड़ा के उतने काम नहीं रहते, नॉर्मल्स काम रहते हैं। इधर गुणा कर लिया पता चल गया, तो इस तरीके से यहाँ ट्रिक लगा लेते हैं। तो चलो यार दिखाता हूँ। और 7 के पास चलते हैं, तो 7 के पास चलते हैं 7 मतलब यहाँ से करोगे 7 और इसके संक्रिया से हो जाएगा ये भाई साहब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे चलोगे 7 चौक 28 हो जाएंगे, जो कि +28 में -28 होगा मतलब -8 होगा और यहाँ +20, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पे 20 बच जाएगा। देख लो करके 20 बच गया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर चलोगे तो 7 7 49 हो जाएगा। देखो 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखा आपने 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। और 49 में से 49 किस में आएगा भाई माइनस में आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ 49 आ गया। 49 में से 26 अगर घटाओगे तो यहाँ देखो 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन बचेगा किस में माइनस में बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -23 हो जाएगा। इस तरीके से 3 रेशियो निकाल लेंगे। जस्ट यहाँ पर बढ़ते हैं तो 14 के बाद मतलब 7 बार पहाड़ा ले जाते हैं और देख सकते हो 14 का इसमें ले जाएंगे। 14 7 कितना होता है 98 होता है, 98 होता है। 98 में 5 घटाएंगे और ये माइनस में रहेगा तो माइनस कितना बचेगा 93 बच जाएगा। ये देखो करके देख लो यार, यही सब आएगा, ज़्यादा उसमें डरने उड़ने की बात नहीं है। जिसको पहाड़ नहीं आता मेरी तरह कर सकता है। ठीक है, तो साइड में करना पेपर में। अब देखो इतना हो गया। हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों से घटा देते हैं, तो ये भाई साहब ये देखो छटक के 0 हो जाएंगे तुरंत। तो देखो हम लोग करते हैं ना फटाफट इसको 0 करते हैं। तो देखो करते कैसे हैं, ये देखो इसको हम एक संक्रिया करते हैं R3 के लिए। ठीक है, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 के लिए अगर मैं संक्रिया एक कर दूं तो देखो होगा क्या। मैं एक संक्रिया इसके लिए करता हूं, ये देखो संक्रिया, ये 1 -4 और 7 और ये जो रेशियो है ना और इक्वल टू 14 रहेगा। यहाँ पे 0 20 -23 इस तरीके से रेशियो और -29 हो जाएगा। जस्ट यहाँ 0 में से 0 घटाऊंगा 0 आएगा, 20 में से 20 घटाऊंगा 0 आएगा। देखो 23 है लेकिन -23 है, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो रेशियो ये रहेगा। यहाँ देखो कितना है -93 है और +29 बन जाएगा। तो इसमें से घटाओगे कितना बचेगा -64 बच गया। अब देखो, अब देख सकते हो कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो चुका है। हमने इससे नहीं मतलब कि ये भाई साहब 0 हो गए, हमें यहाँ से नहीं देखना है। तो हम कहेंगे भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो चुका है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ से समझ में आया ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, अब संक्रिया हो चुकी है। तो अब हमें देखो क्या पता चला, हमें रो अगर मैं बात करूँ A रेशियो B वाले की, ठीक है, इसका अगर बात करें रैंक की तो हमें रैंक देखो कितनी है, अशून्य पंक्तियों की संख्या 1 2 3 मतलब पूरे की अगर ये संवर्धित B मतलब इस तरीके से AB की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो इसकी देखो कितनी आई रैंक, इसकी रैंक हमारी आई 3 आ गई, 3 आई ना। अब देखो एक चाहो दूसरा मतलब दूसरे यहाँ पे स्टेप करना होगा, आपको अभी निकालना है रो A निकालना है। ठीक है, रो A निकालना है तो आप चाहो तो यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ से हल करो, या तो देखो यही चीज़ यहाँ भी आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ मिलती है तो आप देखो यहाँ पे अगर लिखते हो ना, ठीक है, रो A की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या चाहो तो आप फिर से कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से कर सकते हो एक स्टेप में। ठीक है, तो गुणांक आप भी, ठीक है, गुणांक आप भी मैं सीधे लिखता हूँ, देखो ऐसे लिखना, गुणांक आप भी, गुणांक आप भी जो है आपका गुणांक आप भी क्या है वो देखिए A = होता है ना आपका गुणांक आप भी, यही तो होगा 1 -4 7, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं भाई, यहीं से देख लेंगे। 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -23 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 हो जाएंगे। अब इसकी रैंक की अगर मैं बात करूँ तो देखो कितना आ जाएगा, रो A = कितना 2 आ जाएगा। अब गाइस हमें ये बताओ कि क्या आपको दिख रहा है इन दोनों की रैंक समान है? बिल्कुल नहीं समान है। देखो रो A ≠ रो
ए रेशियो बी के फॉर्म में है। तो अतः क्या कहेंगे आप, एक लाइन में यार लिख दो यहाँ पे, अतः दिया गया, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय, ठीक है, निकाय क्या है, निकाय असंगत है, असंगत है। तो गाइस बस यही आपकी बेसिक सी हो जाएगी, ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अमेजिंग तरीके से एक चीज़ सीख चुके हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चंस पे। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल 2 को रख दिया है। कहा ये जा रहा है कि इसमें संगतता की जाँच करो, जाँच करके बताना है, कन्फर्म नहीं कि होगा ही होगा, तो जाँच करना है। और कहना है कि यदि ये संगत हो जाए तो उसका हल भी करो, मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। असंगत वाला देख लिया, संगत वाला देखो, कुछ स्टेप डायरेक्ट करूंगा। क्यों? जो लिखने वाला मटेरियल होता था ना ए एक्स बी के रूप में लिखने पर, वो सब डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमने एक स्टेप में बता दिया सब कुछ। तो सीधे यार चलते हैं ना, हम इसे क्या कहेंगे कि हम लिखेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी रूप में लिखने पर, ठीक है, रूप में लिखने पर। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। अब देखो लिखने पर तो हमने बोल दिया, अब लिखते हैं इसको फटाफट से। तो देखो यार ए एक्स बी हमने बोला है ना, तो हम सबसे पहले क्या इसको ए में बंद करते हैं फटाफट से। देखो 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखो 1 होगा, -1 होगा, और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 5 होगा, यहाँ पे -7 होगा। इस तरीके से हो जाएगा। जस्ट गाइस यहाँ पे बात करूँ तो यक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहीं पे अगर हम बात करें बी की तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से गाइस ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में आपने लिख दिया है। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता था कि हम इसको संवर्धित आव्यूह लिखते थे। तो संवर्धित आव्यूह आप लिख लेना, एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए रेशियो बी फॉर्म में इस तरीके से होता था, एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स यानी संवर्धित आव्यूह। तो हम क्या करते हैं, देखो सबकी वैल्यू रखते हैं फटाफट से। देखो ये क्या होगा, 1 1 1 1 -1 और 2, और यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे -7। हमारा जो दूसरा स्टेप ये बोलता है कि हम इसको 3 डॉट लगाते हैं इस तरीके से, तीनों के लिए प्रत्येक में 3 लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो ये अनुपात वाला चिन्ह दिखाने लगता है, इस बात का ध्यान रहे। तो अब देखो जैसे इतना हो जाता है तो हम बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 8 6 और 14, इस तरीके से रख लेंगे। हम क्या लगाएंगे, संक्रिया करेंगे। संक्रिया करके हमें इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना है। तो अपर ट्रायंगुलर में बदलते हैं। तो देखो संक्रिया एक लिखते हैं, देखो R2 टेंस टू किसके लिए होगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। उसी तरीके से R3 के लिए मैं बात करूं तो R3 माइनस 3R1 हो जाएगा। ये संक्रिया लगा देते हैं फटाफट से यार। तो देखो यार संक्रिया जैसे लगाओ, देखो मिलता क्या है, पहले देखो संक्रिया लगाओ मिलता क्या है। ये 1 1 1 और रेशियो 3 बिंदु रहेगा, 8 ऐसे रहेगा, कोई संक्रिया नहीं हो रही। संक्रिया इसमें हो रही है तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0। -1 में से -1 जाएगा तो आपका -2 बन जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा। 6 में से 8 जाएगा तो 3 रेशियो लगा लो, और यहाँ पे आपका -2 बच जाएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा कि 3 में से 1 मतलब 3 में इसमें गुणा करो, 3 में जब इसको घटाओगे तो 0 आएगा। 3 का गुणा इसमें कर दोगे तो 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 आएगा। जस्ट यहाँ पे बात करूँ -7 है और यहाँ -3 रहेगा, तो -7 और -3 कितने हो जाएंगे, आपका -10 हो जाएंगे। 3 डॉट का रेशियो लगा दो इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे देखो 8 3 कितना 24, और 14 में से 24 जाएगा जो कि माइनस वाला है, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, -10 बच जाएगा। ये देखो हमने दूसरे स्टेप को भी कर लिया है, देखा हमने। बस अब देखो इसी को 0 करना है, तो बहुत ही आसानी से मैं कर देता हूँ। अभी देखो फटाफट हो भी जाएगा। मैं क्या करता हूँ ना, इधर देखो इस तरीके से, तो इधर लिखेंगे क्योंकि पेज फिल हो चुका है। तो देखो संक्रिया कौन सी करेंगे, हम करेंगे R3 टेंस टू R3 प्लस R2, मतलब R3 और R2 को हम जोड़ लेंगे। तो यार जैसे देखो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये संक्रिया के अनुसार 1 1 1 इस तरीके से रेशियो में 8 रहेगा, और यहाँ पे 0 -2 1 इस तरीके से 3 रेशियो -2 रहेगा। जोड़ेंगे यहाँ तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा 0 होगा। 2 प्लस में और माइनस में है तो आपका यहाँ पे 0 आएगा। -10 है, ध्यान देना -10 है और +1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका -9 हो जाएगा। और इस तरीके से रेशियो वाला चिन्ह लगाना। और देखो यहाँ -10 -2 कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। इस तरीके से हो गया। समझ में आया इतनी चीज़, बिल्कुल समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया। अब देखो जैसे ही इतना चीज़ निकल गया तो यहीं से हम दोनों की रैंक पता कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे क्या चला बराबर रहेगा, तो देखो
ए रेशियो बी वाला जो चल रहा था इस तरीके से, तो इसकी अगर मैं रैंक की बात करूँ, अगर देखो मैं ए इस तरीके से रेशियो बी वाले की अगर मैं रैंक की बात करूँ तो इसकी रैंक कितनी आई है, इसकी रैंक 3 आई है। अगर मैं इसी तरीके से रो की बात करूँ, देखो रो ए की बात करूँ, मतलब एक गुणांक आव्यूह की रैंक की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी आएगी, इसकी भी 3 आएगी। तो अतः गाइस इसका मतलब क्या हुआ, रो ए जो है ना इज इक्वल टू किसके होगा, रो ए रेशियो बी के। ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम बताए थे आपको कि अगर दोनों की रैंक समान हुई तो दिया गया जो निकाय है वो संगत होगा। एक स्टेप तो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप बोल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें एक आंसर निकालना था, आप बोल दीजिए यहाँ पे कि दिया गया, ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय क्या है, वो संगत है, संगत है। तो बस यही चीज छोटी सी बोलनी थी। एक स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है कि अगर निकाय संगत हुआ तो इसका मान निकालो। मान निकालो का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो देखो एक लाइन में क्या लिखेंगे, हम एक लाइन में लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः निकाय समीकरण, निकाय समीकरण संगत है तथा इसका, अगर संगत हुआ तो इसका क्या होगा, द्वितीय हल होगा, ठीक है, क्या होगा, द्वितीय हल होगा। इस तरीके से यार लिख देना फटाक से। तो जैसे गाइस इतनी चीज लिख देते हो, अब सीधे बढ़ोगे आगे, सीधे आगे बढ़ोगे तो देखो इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम शुरू से नहीं सॉल्व करते। तो देखो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में यहाँ से ले लेंगे। अब ए एक्स बी हम पुराना वाला नहीं जाएंगे, हम यहीं से, क्योंकि इतने की वैल्यू जो है ए की वैल्यू है और ए वाली जो वैल्यू है बी की है, तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, फटाफट से रख लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू हमने सॉल्व करने पे मिला क्या था, जो यहाँ तक की, देखो इसको ढक लेता हूँ, ये सब वैल्यू को ना मैं ए के प्लेस पे उतार देता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 -2 1 और यहाँ पे 0 0 -9, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स की बात करूँ, यक्स वाई और जेड, इस तरीके से। अब यही बी की बात आती है यार, बी की वैल्यू क्या है, 8 -2 और -12 बात कर लेंगे, 8 -2 और -12 हो जाएगा। देखो बी की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है ना। तो अब तो इक्वेशन बनता है, आपको पता ही है इक्वेशन हम लोग बनाते हैं यार। देखो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से होगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से देखो जाओगे तो माइनस बचेगा, -2i हो जाएगा, प्लस में जेड होगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे बात करें तो -9z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इतना चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इक्वेशन बना लो भाई, 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3rd बना लो, तीनों इक्वेशन बन के रेडी हो गए, बेहोश सही। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ कुछ नई चीज़। जैसे इतना होता है ना, हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहीं से देखना। हम देखो माइनस से माइनस को कट सकते हैं। एक बार यहाँ उतार लेते हैं, यहाँ लिखो बाई 3 से, ठीक है, बाई 3 मतलब समीकरण 3 से। तो क्या हो जाएगा, देखो -9z इज इक्वल टू -12 है। तो अब देखो माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3 यहाँ पे क्या करते हैं ना, भाग देते हैं 9 से। तो देखो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/9 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से कर लेते हैं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो गाइस आपका जो इम्प्लाइज दैट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 4/3, एक आंसर आपका ये आ जाएगा, ये आंसर है। जस्ट बढ़ते हैं यार, अब हम ना इक्वेशन 2 के पास चलेंगे। तो हम लिखेंगे बाई 2, मतलब इक्वेशन 2 से। तो देखो क्या है, -2i है प्लस z है इज इक्वल टू क्या है, -2 है। अब हम z की वैल्यू क्या 4/3 रखते हैं, तो -2y हो जाएगा प्लस 4/3 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। हमें क्या करना है भाई, हमें इसको सॉल्व करने हैं। तो हम सॉल्व देखो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, 2 से पहले भाग दे दो सब में, तो ये भी तरीका है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, तो हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। इसको सॉल्व करना है। देखो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -4/3, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे यार, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 -4 कितने हो जाएंगे, -10/3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, -2y इज इक्वल टू 10/3 आ गया, -10/3। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट बोलिए कि y इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। ये देखो, इसको आंसर बोल दो, तुरंत हो गया यार, इजीली है बिल्कुल। अब हम चलते हैं ना समीकरण 1 के पास। तो हम लिखेंगे क्या, बाई 1 समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो क्या था, समीकरण 1 तो यही था, x + y + z इज इक्वल टू 8 था। तो हम लिख लेते हैं x
देखो यक्स था और प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 5/3 और प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 4/3 और इज इक्वल टू क्या था 8 था। तो हम क्या करते हैं देखो ना, इसको ना फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है वो समान है। तो देखो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा यहाँ पे 9/3 इज इक्वल टू 8 रहेगा। तो यहाँ से यक्स प्लस क्या हो जाएगा 3 तरीका आपका 3 बचेगा इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ से इंप्लाइज दैट करोगे यक्स इज इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। ये देखो तो आंसर आ गए हैं, इस तरीके से देख सकते हो आंसर आ गए। तो यक्स वाई जेड के भाई आंसर आ चुके हैं। जो बुक ने कहा था वो चीज़ हमने कर दी है। देखा कितनी अमेजिंग तरीके से। बस इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जाम्पल 3 को लिखा है। कहा यह जा रहा है कि निम्न समीकरण निकाय जो दिया गया है यह समीकरण के लिए आपको सॉल्व करना है। इसका अर्थ ये होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए मैं एक चीज़ लिखूंगा और आपके लिए होमवर्क समझ लो रहेगा। वो क्या रहेगा, देखो मैं इस क्या करना ना, ठीक है, इसको मैं कहूँगा कि आव्यूह रूप, ठीक है, आव्यूह रूप कौन सा रूप, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, में लिखने पर, ठीक है, लिखने पर। तो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं फटाफट आव्यूह रूप में। तो देखो क्या होगा, पहले ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, थर्ड होगा -1 होगा, 1 होगा -1 होगा -2 होगा, यहाँ पे थर्ड होगा 1 होगा थर्ड होगा। इस तरीके से यक्स की वैल्यू देखो, यक्स मतलब क्या, यक्स वाई और जेड रहेंगे। बी की वैल्यू में क्या रहेगा 0 0 0। इस समझ में आया, बिल्कुल सही समझ में आया। आगे देखो क्या होगा इस स्टेप का। आप हमें क्वेश्चंस जो है वो आप हमें बताना कि यह जो समीकरण निकाय है यह निकाय होमोजीनियस है, मतलब समघाती है, या आपका एक सेकंड, समघाती बोलते हैं और एक दूसरा चीज, हाँ समघात बोलते हैं और एक असमघात बोलते हैं। मतलब होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, आप हमें कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि हमने डिफिनेशन वगैरह बताई, आपके लिए होमवर्क रहेगा, पहचानना सीख लो कौन होमोजीनियस है कौन नहीं है, तो यहीं से सब कंफर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, या तो मैं इसको एक चीज़ ये लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0 के रूप में, ठीक है, और जहाँ ए बराबर तो आपको पता ही है, ए बराबर ए है, ठीक है, वेयर ए बराबर क्या है, पहले ये देख लो, ए बराबर क्या है 2 है, थर्ड है -1 है, 1 है -1 है -2 है, 3 है 1 है और थर्ड है। इस तरीके से हो जाएगा। तो इतनी चीज तो पता हो गई। हम यहाँ 0 को नहीं लेके चलेंगे। क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि 0 है, उसमें कोई फायदा वायदा है नहीं लेके चलने का। तो इसलिए हम सीधे ए की पर चलेंगे, ए पर चलेंगे, संक्रिया लगाएंगे, अपने रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना किसी डिले के ना हम लोग संक्रिया लगा देते हैं। यार ए तो हमें यहाँ पे दिया ही था, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं संक्रिया। जैसे देखो एक हम यहाँ करना होता है, तो मैं एक संक्रिया लगा लेता हूँ R1 एक्सचेंज टू R2। तो ये संक्रिया मैं लगाता हूँ, देखो क्या आएगा, जैसे संक्रिया लगती है, देखो इसको ऊपर कर लो 1 -1 और माइनस सेकेंड, ये चीज़ हो जाएगा। जस्ट नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा -1 हो जाएगा और 3 1 3 ऐसे रहेगा, एक सेकेंड, इस तरीके से। तो समझ गए बिल्कुल आसान भाषा में। अब दो संक्रिया करते हैं, 2 3 को 0 करने के लिए। एक तो करेंगे R2 टेंस टू क्या करेंगे R2 - 2 R1 और दूसरा R3 इज इक्वल टू करेंगे R3 - 3 R1। ये संक्रिया कर लेते हैं। तो संक्रिया यार हम यहाँ पे लगाते हैं, देखो 1 -1 -2 ऐसे रहेगा, इसमें लगाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा आपका। यहाँ पे करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, +4 -1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो। अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे चलोगे 3 आपका हो जाएगा प्लस में और 1 है 4 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। और जस्ट यहाँ पे बढ़ोगे 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस में और 6 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ये चीज। लेकिन अभी देखो अपर ट्रायंगुलर में तो हमें बदलना होता है। तो अभी देखो भाई साहब 0 नहीं हुए हैं, 0 हुआ कहीं नहीं हुआ है, 4 को हमें 0 करना है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ इसको सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे भाई, सरल कैसे करेंगे, या तो इसके 2 3 तरीके हैं। या तो इसको ये चीज कर दो, आप यहाँ से करो कि इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 5 से कर दो, फिर घटा दो। एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके हैं कि इसमें 5 से भाग करके कुछ इस तरीके से करते हो, तो यार हम लंबा नहीं ले जाना चाहेंगे। हम सीधे क्या करते हैं कि हम R3 जब टेंस टू करेंगे तो इसमें 5 से कर लेते हैं, यानी 5 R3 हो जाएगा -4 R2 हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे तो आपका ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचना चाहेंगे ना, बिल्कुल ईजी में आए। और बुक में देखोगे बटे वटे करके दिया, तो हमसे उससे नहीं मतलब। देखो 1 -1 -2 इस तरीके से, ये ऐसे भी रहेगा 0 5 3, क्योंकि हम इसमें संक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ कर रहे हैं।
अब देखो जीरो है यहाँ पे, दोनों गुणांक से करोगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे करोगे देखो 4 में 5 करोगे 20 हो जाएगा, और 5 में 4 करोगे 20, तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, जीरो आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पे बात करूं, देखिए 9 पचे कितना हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं, 9 पचे कितना 45 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। देखो 9 पचे 45 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो यानी माइनस आपका 12 हो गया। यहाँ 5 में से 2 हो जाएगा आपका थर्ड बचा, 4 में से 33, तो यहाँ आपका कितना बच गया, आपका यहाँ देख सकते हो 33 बच गया। तो ये देखो इतनी चीज बच गई आपकी, ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं था। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो अगले स्टेप में आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखो सोपानक रूप का है, या तो ऐसे सीधे आप जो बोलते हो वो वाला बोल दो, या तो इसको को सोपानक रूप का है, इस तरीके से कह सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी सीधे सोपानक ओकानक नहीं कहते हैं, हम लोग सीधा कहते हैं कि जो इसका रो है ना, ठीक है, रो ए, ठीक है, रो ए जो है ना, रो ए क्या है ना, इसकी जो है वो 3 है, ठीक है, 3 है, इसका जो रैंक है वो 3 है। और रैंक इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, अशून्य पंक्तियों की संख्या। ये क्या है देखो पहले समझो, अशून्य पंक्तियों, अशून्य पंक्तियों की संख्या, अशून्य पंक्तियों की संख्या है, इज इक्वल टू ये क्या हो सकता है, इज इक्वल टू हो सकता है अज्ञात चरों की, मतलब ज्ञात नहीं है, ठीक है, अज्ञात चरों की संख्या के बराबर भी होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ही इतना पता चल जाता है तो आप कहो, ठीक है, तो आप कहो एक लाइन में चीज आपको लिखनी होगी, अतः, ठीक है, अतः समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, होगा, तथा, ठीक है, तथा यदि संभव तथा कोई अशून्य हल नहीं होगा, ठीक है, तथा कोई अशून्य हल नहीं होगा, कोई अशून्य हल नहीं होगा। तो इस तरीके से कर देना। तो अशून्य हल नहीं होगा मतलब ज्ञात वात नहीं किए जा सकते हैं, तो आपका अतः x बराबर क्या 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 आ गए। ऐसा किस लिए, ऐसा पहले समझो, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखो यहां से है, लेकिन अगर यहीं पे अगर हमें b की वैल्यू में कुछ दिया रहता, कुछ b की वैल्यू में दिया रहता, तो x y z की वैल्यू प्राप्त कर लेता, लेकिन नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा। कहा यह जा रहा है कि दिखाओ कि, या दिया गया जो नीचे समीकरण है उसकी सुसंगतता की जांच करो। मतलब यह समीकरण संगत है या असंगत है, मतलब जो आपका असंगत को क्या बोलते हैं, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, असंगत और नहीं, हाँ संगत और असंगत की बात करें तो असंगत जो आपका होता है ना, एक सेकंड, हाँ कॉन्सेंट्रेसी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेसी और नॉन कॉन्सेंट्रेसी की ज्ञात करना है। तो सुसंगतता या कि कौन सा भैया असंगत है सुसंगत है बताओ, तो मैं बताना चाहूंगा इसको सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस एक दूसरी चीज है, लेकिन संगत और असंगत एक दूसरी चीज है। तो संभव अगर हो जाए कि भैया संगत है या असंगत है तो इसकी हल भी कर देना। तो हम लोग बताते हैं इसके अनंत हल वाले जो कैसे सॉल्व होते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे देखो ax इक्वल टू बी रूप में लिखते थे, तो हम क्या करते हैं भाई कि ax b में लिख देते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ लिखो कि इसे आप भी रूप में लिखने पर ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ देखो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 माइनस थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस थर्ड हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट लगाना, ठीक है, रेशियो लगा सकते हो, और यहाँ पे 8 माइनस 1 और 21 इस तरीके, सॉरी बॉस ऐसे नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो फिर से एक बार लिख लो। 4 हो गया, 2 6 1 1 माइनस थर्ड 15 माइनस थर्ड 9, इस तरीके से a की वैल्यू हो गई। यक्स की वैल्यू की बात करें, यक्स वाई जेड, ठीक है, यक्स वाई जेड हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू दी गई थी ये वाला 8 माइनस 1 21, इस तरीके से हो गया। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, पहले समझो इतनी चीज आ गई ना, हम लोग क्या लिखते थे संवर्धित आव्यूह, इस बार इंग्लिश में लिखता है एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स। क्या होता है देखो, एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। तो इस तरीके रूप में हम लोग लिखते हैं, इस रूप में। तो ये क्या हो जाता था, ये देखो होता था ना a रेशियो b के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले समझो, a की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, तो 4 था, देखो यही तो था, 4 है, 2 है, 6 है, 1 है, माइनस थर्ड है, 15 है, माइनस थर्ड है, और यहाँ पे क्या है 9 है। इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा
एक सेकेंड यार, फिर से गड़बड़ी हो गई, बंद कर दिया। ये ब्रैकेट मत बंद करना, ठीक है। यहाँ डॉट डॉट 3 लगाना, ये 3 डॉट वाला लगा लेना और यहाँ पे लिखो ये वाला वैल्यू ना, ये लिखो 8 - 1 और 21। अब ब्रैकेट बंद कर लेना, मतलब आप भी का चिन्ह लगा लेना। तो इस तरीके से हो चुका है। हम क्या करते हैं भाई कि सीधे संक्रिया करते हैं। देखो सब कुछ सही है ना, संक्रिया पे लग जाते हैं। तो संक्रिया करोगे तो ये बराबर ही होगा, तो यहाँ पे संक्रिया लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि देखो 2-3 तरीके हैं। तो 2-3 तरीके में एक तरीका कौन सा है पहले ये समझ लो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे तो इसको हम थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ला करके तब सॉल्व करें, चाहे तो दूसरे भी तरीके हैं। तो हमने बताया था जब पिछले वीडियो में कहा था कि जरूरी नहीं कि यहाँ 1 हो, लेकिन कोशिश करना कि 1 आ जाए। लेकिन चलो इस बार दूसरा तरीका से ही बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। देखो जैसे मैं R2 को करना है ना, तो R2 टेंस टू कर लेता हूँ एक संक्रिया R2, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, R2 - 1/4 R1 भाग देकर कर लिया। दूसरी संक्रिया देखो मैं जब करूंगा R3 करूंगा, ठीक है। R3 टेंस टू करूंगा R3 - 15/4 R1, इस तरीके से संक्रिया कर लिया। तो इस संक्रिया को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 2 और 6 और रेशियो 8 ऐसे रहेगा। संक्रिया इसमें हो रही थी भाई साहब, तुरंत 0 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। और जस्ट यहाँ पे बात करें तो 9/2 आएगा। और यहाँ पे रेशियो आपका जो लग रहा है ये -3 आ जाएगा यहाँ पे। जस्ट उसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे बात करूं तो आपका 9/2 आ जाएगा। यहाँ पे 27/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो जब रेशियो लगा करके करोगे ना तो आपका कितना -9 आ जाएगा। देखो इस तरीके से एक और स्टेप हल होगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने बताया आपको समझाने के किस तरीके से, लेकिन करना इस संक्रिया के अनुसार यही चीज आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक संक्रिया और करते हैं कि इन भाई साहब को हमें 0 करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो R3 करता हूं, R3 टेंस टू R3 - 3R2, ये मैं संक्रिया लगा देता हूं 3R2। तो जैसे देखो मैं ये संक्रिया लगाता हूं तो आपका देखो होगा क्या, आपका होगा क्या कि ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, मतलब 4, 2, 6 और रेशियो 8, यहाँ पे 0, 3/2 -9/2, इस तरीके से रेशियो -3। यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे करूँ तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा। करके देख लेना, यही आएगा भाई, दूसरा कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया, यहाँ रेशियो लगा लो। तो इस तरीके से तो अब देखो आपका जो यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ से रो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, यहाँ से रो ए की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे 2 है। क्योंकि यहाँ से अभी जब ए निकालोगे इतना करके तो यहाँ से इसकी कोटि 2 आएगी ए की, जो कि आपका गुणांक मैट्रिक्स होता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ रो ए रेशियो बी वाला जो चक्कर था, इसका कितना आएगा, देखो पूरा कितनी अशून्य पंक्तियां हैं, 2 हैं। तो देखो 2 हो जाएगा। तो दोनों चीज समान आई है, ठीक है। तो अतः आप बोलो, ठीक है, अतः आप बोलो यहाँ पे अतः जो है, ठीक है, रो ए जो है, ठीक है, रो ए इज इक्वल टू रो ए रेशियो बी में है इज इक्वल टू 2 है, जो कि 2 है। अतः आप कहो, ठीक है, दोनों समान है तो आप कहते हैं निकाय संगत होता है। तो देखो पता चल गया कि संगत है, ठीक है। अतः निकाय समीकरण निकाय एक सेकेंड, समीकरण निकाय संगत है, बोल दिया आपने, संगत है। किंतु ध्यान दीजिएगा, किंतु अज्ञात चरों की संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, अज्ञात चरों की संख्या, अज्ञात चरों की जो संख्या है ना वो क्या है, 3 है। लेकिन हमारी जो कोटि आई वो क्या है, 2 है। देखा आपने, जो अज्ञात चर हैं, जो हमें ये देखो चर सब जो मिले थे ये 3 है, लेकिन हमें क्या मिला था, 2 मिला। कोटि जो इसकी मिली वो 2 ही मिली, मिनिमम कोटि जो मिली है। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा, जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो आप कहोगे अतः इसके, ठीक है, इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे भाई, तो अनंत हल होंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको उतारते हैं। कैसे उतारेंगे, पहले देखो, हम कहीं दूर नहीं जाते हैं उतारने, हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहीं से तो हमने सॉल्व किया, यहाँ तक कर लिया है, तो सब कुछ तो चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ अनंत निकाला। शुरू से करोगे तो यही फिर से करना पड़ेगा, तो क्या मतलब निकलेगा। तो यहीं से इन सबको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ए और ए बी की वैल्यू है, यक्स तो मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से 4, 2, 6 तक है, तो 4, 2 और 6 तक हो जाएगा। मैं इस पहले पेज को इधर रख दूं, 4, 2, 6 हो जाएगा। जस्ट इसके बाद देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3/2 और -9/2 और यहाँ पे 0, 0, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यक्स, वाई और जेड इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे बात करूँ तो कितना आएगा, 8 - 3 और 0
ये चीज़ आ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। समझ में आई ना? हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। अभी आपको बहुत मज़ेदार सा मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा। समझो अब यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, इसलिए यहाँ से जब हम समीकरण बनाएंगे, देखो बनेगा क्या, यहाँ से देखो 4x बनेगा प्लस 2y बनेगा प्लस 6z बनेगा इज इक्वल टू 8 बन जाएगा इस तरीके से। दूसरा यहाँ से अगर बनाओगे, देखो 3/2y बचेगा और उसके बाद -9/2z बचेगा इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा यहाँ पे, -3 बचेगा। ठीक है, माइनस कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा। तो इसको या तो ये चीज़ भी कर सकते हैं, 3/2y हो जाएगा और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू यहाँ पे 9/2z और यहाँ से कर लेना -3। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इस तरीके से इक्वेशन 1 2 मान लिया आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर एक चीज़ सॉल्व कर दो, इसको एक सेकंड, इसको मत लिखो, इसको सॉल्व करो। 2 से अगर यहाँ कर दोगे मतलब भाग दे दो, और यहाँ पे 3 से, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करो, टोटली सॉल्व करो, इसका कहने का मतलब। तो देखो y इज इक्वल टू जो आएगा ना वो 3z - 2 आएगा। करके देख लो भाई, यही आएगा। इक्वेशन 2 इसे बना लेना। जैसे इतना हो जाता है तो z की तो पूरी 0 आएगी, तो भैया अस्तित्व तो ही नहीं रहेंगे। तो आप इसके लिए आप अनंत हल होंगे, आपने बोला है ना, तो आप मान लेंगे कि भैया z इज इक्वल टू k है। ठीक है, अनंत हल इसी से होगा भाई, क्योंकि k की वैल्यू जितनी रखोगे उतने मान होंगे, तो k होगा। अगर z बराबर k है तो गाइस आपको पता है कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3k - 2 हो जाएगा। जैसे ही इतना होता है तो आप कहो बाई, ठीक है, बाई 1 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो इसमें ले जाके वैल्यू रखेंगे, इस वाले में तो रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 रहेगा और यहाँ पे 3k - 2 रहेगा और प्लस 6k रहेगा इज इक्वल टू 8 रहेगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 4x यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है 4 है, तो यहाँ से कर लेते हैं, देखो गुणा, तो प्लस क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा, -4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 6k हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एक सेकेंड यार, हम लोग कुछ यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं गाइस, थोड़ा शुरू से देखना, एक थोड़ी सी एरर हुई है। वो एरर क्या हुई, लिखने में मिस्टेक होगी, उसके लिए सॉरी। देखो -2 था ना, लेकिन यहाँ हमने -2 नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं है, -2 लगा लो। यहाँ भी लिखेंगे -2, क्योंकि इसमें संक्रिया नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 यहाँ भी रहेगा। उसी तरीके से -2 यहाँ भी रहेगा, -2 यहाँ रहेगा और जस्ट इधर तो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे -2 आएगा, बस -2, क्योंकि उसमें संक्रिया नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से -2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। जब वहाँ -2 आएगा तो भाई आपको जाहिर सी बात है पता है कि यहाँ भी -2 ही आएगा। जब -2 आएगा तो यहाँ पे आपका -6 क्या आएगा और ये +4 में आएगा। सही है, अब बिल्कुल सही है। देखो -6 इसीलिए कर रहा था क्यों, कट नहीं रहा है, तो ये देखो कट जाएगा, -6 + 6, यहाँ पे देखो 4x है और +4 है इज इक्वल टू, इस तरीके से इतना है, 8 है यहाँ पे। तो इधर जब 4 जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी गलती थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन बता दिया अभी, क्योंकि कह रहा था क्यों कट नहीं रहा है, कभी कभी हो जाता है लिखने में। तो देखो क्या होगा, अतः, ठीक है, अतः अभीष्ट हल, अभीष्ट हल, अभीष्ट हल क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3k - 2 और z इज इक्वल टू k, यहाँ तथा लगा लेना या और लगा लेना, इस तरीके से। अब देखो, अब k और x, मतलब k में क्या चक्कर है बताता हूं। देखो k दोस्त ऐसा है ना, हमने यहाँ पे शुरू में ही बोला था कि इसके अनंत हल होंगे, तो इसलिए इसके देखिए अनंत हल है कि नहीं। k की जितनी वैल्यू रखोगे, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी रखो, आपके लिए हर एक नई वैल्यू लेकर आएगा। इसीलिए यह समीकरण कह रहा था कि यह जो समीकरण का मतलब जो वैल्यू दे रहा है ना, इसके अनंत हल होंगे। देखो अभी हमने बताया भी था कि अतः इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। कोई एक अंक मतलब फिक्स नहीं होगा, यूनिक कोई नहीं होगा, अद्वितीय नहीं होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट वैल्यू लेकर आएगा जितनी आप k की वैल्यू रखोगे। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करता हूं। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने ना हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसको होमवर्क दे दिया है। क्यों दिया हूं, थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन रहेगा, लेकिन दोस्त थोड़ा सा समझना, क्योंकि हमने बुक जो है ना, बुक मैथ 3rd की बुक ना, वो टेलीग्राम पे दी है, वहां से जाके देख लेना। बुक में यह एग्जाम्पल है, सॉल्व भी किया है, उसे समझने की कोशिश करना। आपका ये होमवर्क रहेगा, अगर आता है तो सॉल्व करके डायरेक्ट भेज देना, नहीं तो बुक का सहारा ले सकते हो। कहा यह जा रहा है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू के किन मानों के लिए समीकरण हल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 समीकरण दिए गए हैं।
तीन समीकरण जब दिया गया है तो कहा यह जा रहा है कि इनमें 3 क्वेश्चन है। पहला कि कोई हल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दूसरा अद्वितीय हल होगा तो क्यों अद्वितीय होगा, अनंत हल होगा तो कैसे होगा, मतलब तीनों कैसे होगा, इन तीनों पे आपको बताना है, सॉल्व करके लिख के भेजना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, तो बुक का हेल्प ले सकते हो। सो गाइस आई होप अगर आज की जो क्लास है पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक यूट्यूबर का जो भी मकसद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग देखें, उसकी वीडियोस पसंद करें तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो यार, हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड के साथ, क्या कॉलेज के जो दोस्त होंगे उनके साथ शेयर करना, ताकि वो भी पेपर में अच्छा खासा अंक यहाँ से उठा सकें।